Now today, let's start with chapter number 4, Lives in the Rural Areas. In this chapter, we will study about how the people of rural area live their life. जो विलेज में लोग रहते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं. Now, impact of British economic policy. जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. The people in the village were self-sufficient before the advent of British. देखो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे. वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे एंड नीड एंड लीन एंड इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ, और वो एक इजी और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे. नाउ द फार्मर्स हैड राइट ओवर देयर लैंड एंड दे हैड टू पे ओनली द पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज रेवेन्यू. कुछ पार्ट ही उनको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू पे करना पड़ता था और वो अच्छी लाइफ जीते थे. एंड इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, मतलब ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो जब क्या होता था, जो उनका रेवेन्यू होता था उसको रिड्यूस करा जाता था या फिर वेव ऑफ कर मतलब हटा दिया जाता था. नाउ कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसी, मतलब क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी थी. कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउएवर चेंज द सिचुएशन. रेवेन्यू बिगन टू बी कलेक्टेड बाय द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. रेवेन्यू को कौन कलेक्ट करता था? जो कंपनी के एजेंट्स होते थे वो रेवेन्यू को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे. एंड नो कंसेशन वाज गिवन. कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था. अगर किसी भी तरीके का फ्लड आ गया है या क्रॉप फेल हो गया है किसी वजह से, तो भी कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था. एज अ रिजल्ट इंडियन पीपल पर्टिकुलरली पीजेंट्स एंड द क्राफ्ट्समैन वर पुट अंडर अ ग्रेट. इनको किसके अंदर रख दिया गया? ग्रेट हार्डशिप के. द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी. और जो बैटल ऑफ प्लासी है उसने क्या मार्क करा? बिगनिंग और एंड ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी. आफ्टर एक्वायरिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी इन बंगाल, जो कंपनी थी उसने मोनोपोली को नेक्स्ट करा ओवर कॉमर्स इन बंगाल. आफ्टर द विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी गॉट राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल. उसको जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का मिला. एंड द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एंड द कंपनी अपॉइंटेड ऑफिशियल. रेवेन्यू को फिक्स करा गया और जो कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स फाइंड करे जो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, और आपको एक कैश में ही पे करना होता था. अब कोई भी रेमिशन नहीं था एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज वाइटल फैक्टर फॉर द कंपनी. ह्यूज फंड्स वर नीडेड टू मैनेज द अफेयर, और बहुत ज्यादा फंड्स की नीड पड़ती थी इन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए. 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वर क्रिएटेड. परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी और इजारदारी सिस्टम. ये 3 सिस्टम बनाए गए. और सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट की, जो 1793 में आया था. इसमें क्या हुआ था? इस टाइम पे जो वॉरेन हास्टिंग थे वो गवर्नर जनरल थे. ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हास्टिंग. एंड द कंपनी ऑप्शन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर. जो हाईएस्ट बिडर थे उनको राइट दिया गया रेवेन्यू का. The system could not succeed, so in order to ensure stable and fixed income, the company under Governor General Lord Collins, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो लैंड रेवेन्यू है बंगाल का उसको फिक्स कर देंगे बिहार परमानेंट बेसिस में. और जब ये इफेक्ट में कब आया? 1793. इस सिस्टम में क्या होता था? जो जमींदार थे दे बिकम द ओनर ऑफ द लैंड हु हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पे करना पड़ेगा हर साल. ठीक है, सो ही कुड एविक्ट एंड लैंड कुड बी गिवन टू समवन एल्स. ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो लैंड किसी और को दिया जाएगा. द सिस्टम प्रूव टू बी बेनिफिशियल. ये थोड़ा बेनिफिशियल था, लेकिन जो पीजेंट्री है दे सफर्ड बैडली एंड ऑफ्टन एक्सप्लॉइटेड टू पे मोर रेवेन्यू. द सिस्टम आल्सो क्रिएटेड न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंड. और एक इसे न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स भी क्या करा? बनाया. महलवाड़ी सिस्टम, ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और पंजाब में है. ये हॉल्ट मैकेंजी जो थे 1822 के. इस सिस्टम में क्या हुआ था? जो ओनरशिप थी ग्रुप ऑफ विलेज की, वो किसके पुण्य क्या कहा जाता था? महल्स कहा जाता था. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड इंटरेस्टेड विद द महल्स. फिर आता है आपका रैयतवारी सिस्टम. ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था थॉमस वुडरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में. Riot peasants were recognized as the owner of land, or as long as he paid the land revenue, but revenue was exorbitant and total produced, but the high rate of revenue created एक resentment create हो गई थी इसके बीच में peasants के बीच. इजारदारी सिस्टम ड्यूरिंग दिस वॉरेन हास्टिंग का टेन्योर था. ये इसको हम सिस्टम ऑफ ऑप्शन भी कहते थे क्योंकि लैंड को हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था.
जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको लैंड दिया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द बिडर यूजुअली ऑफर मोर देन दे कुड एक्चुअली, उससे ज्यादा ऑफर करते थे जितना उनको एक्चुअली पे करना पड़ता था। ठीक है, कंडीशन ऑफ दिस फार्मर्स वर मिजरेबल, क्योंकि जो बिडर थे वो एक्सेप्ट करते थे मैक्सिमम, क्योंकि भाई वो ज्यादा पैसे देके ज्यादा ले लेते थे। फिर हम बात करते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ठीक है, क्या हुआ था, एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था रूरल लाइफ और इकोनॉमी पे। पहले तो इम्परिशमेंट ऑफ द पीजेंट, जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो डिट्रॉइट हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। ठीक है, जो सोल इंटेंशन था गवर्नमेंट का वो क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और कोई भी स्टेप एग्रीकल्चर की तरफ की एग्रीकल्चर इंप्रूव करेंगे या फिर इरिगेशन या कुछ और फैसिलिटीज देंगे उस तरफ गया ही। फार्मर हैड टू डिपेंड एंटायरली ऑन द मानसून, और जो फेलियर और मानसून की वजह से क्या होता है, वन ड्रॉट या फिर फेमाइन आ जाए, जो लैक्स ऑफ पीपल डाई, क्योंकि उसके पास वर्स्ट फार्मिंग थी इस पीरियड में, इसलिए वो उनको खाने को भी नहीं मिलता था, तो दे गेट डाई। रूरल इंडेप्टनेस, जो पीजन हैड टू सर्वाइव ऑन मर्ज इनकम, they were compelled to take loans from the money lender, वो लोन लेते थे अपनी जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को मीट करने के लिए, और जो मनी लैंडर चार्ज इन्फ्लेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर वो नहीं दे पाते थे उसका रिटर्न, अपने ड्यू पे नहीं कर पाते थे, तो उनके लैंड को छीन लिया जाता था, किससे, मनी लैंडर से। ठीक है, फिर आप बात है सब ग्लैटिंग ऑफ लैंड, मेनी जमींदार्स हैड लार्ज लैंड होल्डिंग सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू पर्सनली कलेक्ट रेवेन्यू, उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पर्सनली रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। दीज पीपल इन टर्न एम्प्लॉय अदर्स टू डू जॉब, और जो रिजल्ट था कि जो लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन थे वो क्या थे, उनका एम क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा मनी एक्सट्रैक्ट करें, किससे, फार्मर, जिससे जो कंडीशन थी फार्मर की वो बहुत ज्यादा वर्स हो। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ दैट टाइम्स फार्मर लैंड आफ्टर दैट वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग हिज सन्स, जो उसकी डेथ के बाद उसका लैंड होता था तो उसके जो सन्स होते थे उनके बीच में इक्वली डिवाइड होता था। ठीक है, जॉइंट ऑनरशिप ऑफ लैंड गेव अप ए स्मॉल लैंड होल्डिंग, अर्निंग फ्रॉम स्मॉल लैंड्स वर नॉट इनफ, भाई उन स्मॉल लैंड से आप उतना नहीं कमा सकते जिसने आप अपनी लाइफ को क्या कर सके, सस्टेन कर सके। कल्टीवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप, देखो अगर हम बात करें बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में, जो आपके कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, ये डाइज होने लगा, इनकी ग्रोथ होने लगी। इट वॉज प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश, राइट, ये प्रॉफिटेबल रहे ब्रिटिश के लिए क्योंकि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा थी। ऑल्दो द फार्मर्स वर ऑल्सो गॉट मोर मनी फॉर देयर प्रोडक्ट बट रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, लेकिन इससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उसमें डिक्लाइन आया। एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, और मेजर फैक्टर जो था रेसेंटमेंट का वो यही था फार्मर्स के बीच। नेक्स्ट इज क्रॉप्स फॉर यूरोप, ब्रिटिश ने रियलाइज करा कि कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू बट इट कुड आल्सो ग्रो क्रॉप फ्रॉम यूरोप रिक्वायर्ड। लेट 18th सेंचुरी में कंपनी वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन, इसने क्या कहा, जो कल्टीवेशन थी ओपियम की और इंडिगो की उसको इंक्रीज करा। डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो बढ़ गई, क्यों, एक तो वो सस्ता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ले जाते थे और उसको वहां ले जाके महंगे में बेचते थे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें, was being used by cloth manufacturing Italy, France और Britain to dye cloth. Only small amount of Indian indigo जो था वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचा और जो उसके प्राइस थे वो बहुत हाई थे। क्लोथ डायर प्रेफर इंडिगो एज अ डाई, और जो इंडिगो जो प्रोड्यूस हुआ था वो ब्लू कलर का था। ठीक है, 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूस परसुएटेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बैन होगा किस पे, इंपोर्ट पे इंडिगो के। By the 18th century, demand for Indian indigo grow further, while the demand for indigo increase. इस existing policy जो थी वेस्ट इंडीज से और जो अमेरिका थे उसको चैलेंज करा गया। एंड नाउ क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन डिसेपरेट लुक फॉर द न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो, भाई नया सोर्स ढूंढने लगे, फिर उनकी सप्लाई कैसा करा रहे, उसके लिए नया सोर्स ढूंढने लगे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो। लास्ट डिकेड 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन जो थी बंगाल में वो राइज कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी रेडली रैपिडली, और जो बंगाल का इंडिगो था वो डोमिनेट हो गया था वर्ल्ड के मार्केट में। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो, भाई इंडिगो का जो ट्रेड था वो बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि जो कमर्शियल एजेंट्स थे और ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा
इंडिगो की प्रोडक्शन में। नाउ अट्रैक्टेड बाय प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट और न्यूमरस स्कॉट्समैन, ब्रिटेन का आए, इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में आके इंडिगो की प्लांटेशन स्टार्ट कर। फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स विद निच कल्टीवेशन। क्या प्रॉब्लम्स थी निच कल्टीवेशन के साथ? जो प्लांटर्स थे, दे फाउंड डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। देखिए अभी तो बहुत डिफिकल्टी हुई अंडर द कल्टीवेशन ऑफ निच, सो दे अटेम्प्टेड टू लीज दिस लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। तो जो उनका लैंड है वो उसको किराए पे दे देते थे, लीज पे दे देते थे, जिससे आप इंडिगो उगा सको। जो निट कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आर रिक्वायर्ड मेनी प्लो एंड बुलक्स। इसके लिए आपको ज्यादा प्लोस चाहिए, ज्यादा उसको जोतना पड़ेगा, बुलक्स चाहिए और आपको ज्यादा लेबर भी चाहिए। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और लेबर को मोबिलाइज करना इजी भी नहीं था। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो, भाई आपको परचेज पे इन्वेस्ट करना, अपने प्लोस को मेंटेन करना, इट वाज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम। नॉर गुड सप्लाईज बी इजीली गॉट फ्रॉम पीजेंट एंड राइस फीड अगेन एक्जैक्टली एट द सेम टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड इट। उसके बाद जो इंडिगो फार्मिंग है ऑन रैयत लैंड्स, अंडर रैयती सिस्टम जो प्लांटर्स है, दे फोर्स रैयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, दे गॉट कैश इन एडवांस फ्रॉम द प्लांटर, ठीक है, और लो रेट इंटरेस्ट पे कि वो आप क्या कर सकते हो कि इंडिगो को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 20% ऑफ द एरिया जो लैंड होल्डिंग था उस पे आपको इंडिगो ही कल्टीवेट करना पड़ेगा। A new loan was given to the Rayyat and the cycle started all over again. Peasants who initially tempted by the loan soon realized how hard system was. क्योंकि जो प्राइस था जो इंडिगो वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लो था। Indigo moreover had deep roots and harvest the land could be sown with rye. This always has, इससे क्या हो रहा था, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट और लोगों के मन में टेंशन थी। Now peasants revolutionary. Various revenue laws by the British government hit the peasants. The first major revolt जो था बंगाल में हुआ और किसने करा, सन्यासी और जो फकीर थे उन्होंने, ठीक है। सोन जो रिवॉल्यूशन स्प्रेड हुआ ईस्टर्न इंडिया में और ब्रिटेन गवर्नमेंट रीजनेबली लॉन्ग टाइम टू सप्रेस द रिवोल्ट। 1976 में चुनार रिवोल्ट बिहार और बंगाल में हुआ और वो कब तक कंटिन्यू करा, 1816 तक। फिर उसके बाद आपकी आती है फराजी मूवमेंट। ये दादू मियान थे, वाज अ मुस्लिम, इसने कॉल्ड अप करा कि नॉट टू सो इंडिगो, कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, ठीक है। नियरली 1/6 पार्ट ऑफ बंगाल कम अंडर दिस, कि बहुत जो 1/6 पार्ट था वो इसी के उसमें आ गया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। ना वहाबी मूवमेंट, इस सैयद अहमद जो थे बरेली के, ये लीडर थे वहाबी सेक्ट के। दे फॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स हु वांटेड टू रिवाइव इस्लाम, ठीक है, जो इस्लाम को रिवाइव करना चाहते। Indigo rebellion, 19th century Indigo rebellion took place in Bengal. Thousands of farmers they refused to indigo anymore. कि अब हम इंडिगो उगाएंगे नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। The revolt often became violent and many occasions the planters and their men were either attacked or they were chased. जो herdsmen थे who had been forced, उनको कहा कि नहीं, उनको फोर्स करा गया कि आप इंडिगो पे साइन, इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट उस पे साइन करो, आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा इंडिगो पीजेंट्स को और फॉट करो इन द फिक्स्ड बैटल विद द लाठी। As the rebellion is spread, intellectuals from Kolkata rushed to the indigo industry. The government brought in military to protect the planters from assault. कि उनको बंदूक के पे वो इंडिगो उगाना चाह रहे। Commission asked Rayyat to fulfill the existing contract. They told, उन्होंने बताया कि they could refuse to produce indigo in future. कि लेकिन ये जो क्या करेंगे आगे फ्यूचर में इंडिगो उगाने को रिफ्यूज करें, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।